हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन से। इसमें जनरली जो है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं। 5 फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आपका आता है प्लानिंग, सेकंड आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड थर्ड आता है आपका स्टाफिंग एंड फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड लास्ट एंड फिफ्थ फंक्शन इज कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट फंक्शन है आपका प्लानिंग। अब प्लानिंग मीन्स जैसे कि हम डेली रूटीन में भी प्लान करते हैं कि जैसे हमारी समर वेकेशंस आती हैं, हम कहते हैं कि समर वेकेशन में हम यहाँ जाएंगे। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के बारे में पहले से ही एडवांस में फिक्स कर लेना, यानी कि काम को करने से पहले सोच लेना। मीन्स काम को प्रैक्टिकली करने से पहले पेपर पर नोट कर लेना। तो प्लानिंग जो है सिर्फ पेपर पर की जाती है, प्रैक्टिकली अप्लाई बाद में होता है। तो फर्स्ट फंक्शन आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंक बिफोर हैंड। इट रेफर्स टू थिंक बिफोर हैंड मीन्स करने से पहले सोचना। और यह क्या सोचा जाता है इसमें? ये सोचा जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। इट इज़ डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड हु इट इज़ टू बी डन। क्या करना है, कौन करेगा और कैसे करेंगे, राइट। अब लेकिन प्लानिंग जो है सिर्फ इतना अब प्लानिंग जो है उसके अंदर सिर्फ इतने सोचने से काम नहीं चलता, इसके अंदर भी एक लंबी प्रोसेस होती है। प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहला आपका काम आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था, ऑब्जेक्टिव जो है हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिफरेंट हो सकता है। किसी का हो सकता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, किसी का सेल को इंक्रीज़ करना, तो किसी का कस्टमर को इंक्रीज़ करना, राइट। तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव को सेट करने में कुछ एक दिक्कतें आती हैं, कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं, राइट। आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कम हो या हो सकता है हमारे पास पैसे की कमी हो। उसको बोलते हैं हम डेवलपिंग प्रीमिसेस, मतलब लिमिटेशन देखना कि अगर हम अपना काम करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे तो हमें कहाँ प्रॉब्लम आएगी, मीन्स हमें किस फैक्टर की दिक्कत आएगी। इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फैक्टर, राइट। ठीक है, तो उस लिमिटिंग फैक्टर का हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो रॉ मटेरियल अगर शॉर्ट होता है या पैसे शॉर्ट होते हैं, मीन्स फंड शॉर्ट होते हैं, तो हम उस फंड को अरेंज कहाँ से करेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड। देखो, हर काम को करने के बहुत सारे वे होते हैं। जैसे आपने लोन लेना है तो लोन आप बैंक से भी ले सकते हो या किसी आप अपने रिलेटिव से भी ले सकते हो। तो उस काम को करने के ठीक इसी तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए मशीन आप कई टाइप्स की ले सकते हो। तो आपको जब कोई भी काम करना है, प्लानिंग करनी है, तो पहले आपको ये देखना है कि इसको काम करने के अल्टरनेटिव मेरे पास कौन कौन से हैं। तो थर्ड पॉइंट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, कि मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। फिर उन ऑप्शंस को पता करने के बाद कि मेरे को काम करने के ये ऑप्शन है, उन ऑप्शन को फाइंड आउट करने के बाद फिर उन ऑप्शंस को इवेल्यूएट किया जाता है। इवेल्यूएट का मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे जाते हैं और नेगेटिव भी देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि उनके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, मीन्स स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे, राइट। जब हम ये देख लेते हैं कि इस काम को करने के ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन को यूज़ करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन सा है, वही चूज़ करेंगे। जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो और नुकसान कम हो, उस ऑप्शन को क्या कर लिया जाता है? सिलेक्ट कर लिया जाता है, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव। ये हो गया आपका 5th स्टेप। एंड लास्ट स्टेप आता है कि जब हमने
काम करने का ऑप्शन भी चूज़ कर लिया कि मैं अपने इस यूनिट को, मतलब जो 80 से मैं 1 लाख यूनिट पे जाऊंगी, वो इस तरीके से जाऊंगी कि मुझे ये मशीन यूज़ करके करनी है। फिर उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर आता है आपका इम्प्लीमेंट द प्लान, यानी कि जो प्लान पेपर में था उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकली यूज़ करने के बाद उसमें लास्ट स्टेप आता है फॉलोअप। फॉलोअप को आप ये कह सकते हो फीडबैक। जैसे हम आपको होमवर्क दें, फिर हम आपका फॉलोअप लें कि आपने काम किया कि नहीं किया। मीन्स प्लान का फॉलोअप हुआ कि जो हमने डिसाइड किया था प्लान में, क्या हमें रियल में वो अचीव हुआ, उसको बोलते हैं फॉलोअप। फॉलो आपको अगर दूसरी सेंस में समझो तो फॉलो आपको कह सकते हो कंट्रोल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्लानिंग का लास्ट स्टेप आता है फॉलो अप, जिसको हम कंट्रोल भी बोलते हैं। तो ये थी आपकी प्लानिंग की प्रोसेस। तो प्लानिंग की प्रोसेस करने में टाइम भी बहुत लगता है और ये मनी कंज्यूमिंग भी है, मीन्स एक्सपेंसिव है। तो इसको करने में हमें बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ कि जितने भी फंक्शंस हैं अभी आपको ब्रीफ में बताए जा रहे हैं, आगे जो है इन टॉपिक्स के ऊपर पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, उनमें आपको बिल्कुल डिटेल में ये स्टेप्स बताए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बहुत सिंपल है। जब आप सब कुछ प्लान कर लेते हो, प्लान करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको काम को डिवाइड करके आपने इम्प्लीमेंट कराना है प्लान को, काम को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जैसे कि आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किया था, काम को आप क्या करते हो, डिपार्टमेंट मैनेजर को दे देते हो। डिपार्टमेंट मैनेजर आगे उनको डिवाइड कर देता है। तो वो स्टेप सारे जो आते हैं किसके अंदर आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजिंग में। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है, वर्क की पहचान की जाती है कि क्या क्या काम करने पड़ेंगे इस गोल को अचीव करने पे, और उस आइडेंटिफाई करने के बाद फिर काम को डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड कैसे किया जाता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस एम्प्लॉयज़ को वही काम दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें मेन आता है आपका डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क के बाद अब काम जब डिवाइड हो जाएगा तो वो किस में डिवाइड होगा, डिपार्टमेंट मैनेजर को। तो उसी को हम बोल देते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर कर देना, यानी कि डिपार्टमेंटल हेड को काम देना ही क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड पॉइंट आता है असाइनिंग ड्यूटी। काम देना ही पूरा नहीं हो जाता, काम देने के साथ साथ उनको कुछ जिम्मेवारी देनी पड़ती है। जिम्मेवारी मीन्स उनको अथॉरिटी भी दी जाती है कि आपको ये अथॉरिटी है कि आपकी मर्जी है, चाहे आप उधार पे खरीदो चाहे नकद खरीदो, लेकिन हमारे को टारगेट्स मिलने चाहिए। तो असाइनिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंटल हेड बना दिया, उसके बाद उसको अथॉरिटी भी दे दी, मीन्स ड्यूटी भी दे दी। जब उनको ड्यूटी हैंडओवर की जाती है उसके बाद लास्ट में आता है कि जब अगर उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, यानी कि उनको अपना काम करने के बाद रिपोर्ट किसको करना है, यानी कि अगर उनके काम में गड़बड़ हुई तो वो जवाबदेही किससे करेंगे, मतलब अपना एक्सप्लेनेशन किसको देंगे, इसको बोलते हैं एक्सपोर्टिंग रिलेशंस। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि वो किसके नीचे का, अब डिपार्टमेंटल मैनेजर है, उनके ऊपर कौन है, उनके ऊपर है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो उनको ये बताया जाएगा कि आपने रिपोर्ट किसको करनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर को करनी है, ठीक है। अब रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये तो इनको रिपोर्ट करेंगे, जो इनके नीचे काम कर रहे हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, वो हो गए सुबॉर्डिनेट। सुबॉर्डिनेट होता है जो पर्सन किसी पर्सन के नीचे काम करता है। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर के नीचे काम कौन कर रहा है, सुबॉर्डिनेट कर रहे हैं, और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो किसके नीचे काम कर रहे हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे काम कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर हो गए,
ये होता है रिलेशन। ये इनको रिपोर्ट करेंगे और ये किसको रिपोर्ट करेंगे, ये इनको रिपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि ये काम ये पर्सन करेगा और उस काम को करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट उसको देगा और उससे लेगा। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर सुपरवाइजर से रिपोर्ट लेगा और खुद अपने काम की रिपोर्ट किसको देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरपर्सन जो भी उनके ऊपर है उसको रिपोर्ट करेगा। इसको बोलते हैं एस्टेबिलिटिंग रिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीन्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टाफिंग। स्टाफिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब यहाँ देखो आपने बोला कि क्या हुआ, डिवीज़न ऑफ वर्क हुआ, काम का डिवाइड हुआ। काम को कराने के लिए कुछ स्टाफ की भी ज़रूरत होगी। अब स्टाफ कौन अपॉइंट करेगा, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि स्टाफ, हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए स्टाफ को अपॉइंट करेगा। तो स्टाफिंग की जो प्रॉब्लम है, मतलब स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो उसके अंदर क्या आएगा, स्टाफ को अपॉइंट करना, उनको काम के बारे में बताना और उनको ट्रेंड करना, ये सब काम किसके अंदर आते हैं, स्टाफिंग के अंदर। तो स्टाफिंग इट रेफर्स टू फिलिंग अप द पोस्ट विद पीपल, यानी कि जितने स्टाफ की पोस्ट खाली है उन पोस्ट को फिल करना क्या है, स्टाफिंग है। अब स्टाफिंग के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर किया जाएगा रिक्वायरमेंट कितनी है कि हमें कितना स्टाफ चाहिए, मीन्स एस्टिमेट किया जाएगा मैन पावर के बारे में। सेकंड स्टेप आता है आपका रिक्रूटमेंट। जब हमने एस्टिमेट लगा लिया कि मेरे पास 50 मेंबर मुझे चाहिए काम करने के लिए या मेरे पास 40 है, 10 और चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, न्यूज़पेपर में ऐड दूंगी अपने डिपार्टमेंट के लिए। न्यूज़पेपर में ऐड देने के बाद क्या होगा, उनका इंटरव्यू होगा, वो सब किसके अंदर आ जाएगा, रिक्रूटमेंट के अंदर। किसके अंदर आएगा, रिक्रूटमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट होने के बाद मीन्स इंटरव्यू होने के बाद उनको क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्शन कर लिया जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद उन पर्सन्स को फैक्ट्री में या यूनिट के अंदर लेके उनको काम के बारे में बताया जाएगा। जब कोई पर्सन पहली बार काम पर लगाया जाता है तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम प्लेसमेंट। क्या आ जाता है, फोर्थ पॉइंट प्लेसमेंट। सॉरी यहाँ मिसिंग है फोर्थ पॉइंट, तो आप राइट कर लेना प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है जो एम्प्लॉय सिलेक्ट हुए उनको काम पर लगाना, इसको इंडक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जब एम्प्लॉयज़ कुछ टाइम तक काम करते रहते हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ जब नए होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है और पुराने एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, मीन्स उनको और ज़्यादा बेटर किया जाता है टेक्नोलॉजी के बारे में, नए नए आइडियाज़ के बारे में, तो वो आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर उसके बाद ये जज किया जाता है कि इस एम्प्लॉय ने क्या परफॉर्मेंस है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उसका परफॉर्मेंस कार्ड रेडी किया जाता है कि वो काम ठीक कर रहा है या डाउन कर रहा है, उसका प्रमोशन करना है या नहीं करना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जब रेडी हो जाता है फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रमोशन का। क्या आता है, प्रमोशन। ये सब किसके अंदर आते हैं, स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आते हैं। और इन हर काम के लिए क्या होता है, एक एक अलग अलग पर्सन्स होते हैं, कमिटीज़ होती हैं जो इन कामों को करती हैं। फोर्थ फंक्शन आता है आपका डायरेक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। और डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर भी 4 फंक्शन आते हैं। अब डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्शन से समझोगे डायरेक्टिंग। डायरेक्शन का मतलब क्या आता है, आपको पता है 4 डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। 4 डायरेक्शन है। अब सब पर्सन काम कर रहे हैं, कोई सोच रहा है कि मैं काम को इस तरह से कर लूँ, कोई कह रहा है इस तरह से करूँ। काम कुछ भी हो, सबके काम को एक डायरेक्शन में ले जाना, यानी कि एक गोल की तरफ ले जाना क्या है, डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग का काम कौन करता है, मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट के मीनिंग में भी आपको बताया था कि मैनेजमेंट ही क्या करती है, डायरेक्ट करती है एम्प्लॉयज़ को। और वो कैसे करती है उसको हम इस फंक्शन से पता करेंगे। देखिए डायरेक्टिंग क्या है, इंस्ट्रक्ट करना है। अब जब भी कोई एम्प्लॉयज़ आता है उसको तो नहीं पता काम कैसे करना है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, मीन्स बताया जाएगा। बताने को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर आप मेरे सामने लाइव होते तो आप मुझे कुछ बताते तो आप भी क्या करते, कम्युनिकेशन करते। तो कम्युनिकेशन क्या है,
एक दूसरे से आइडिया शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, पॉलिसीज़ के बारे में बताना, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताना, काम के बारे में बताना, ये क्या है, इंस्ट्रक्ट करना। तो इंस्ट्रक्ट करने को क्या बोलते हैं हम, इस फंक्शन का नाम क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन। सेकंड आता है गाइडिंग। गाइड मतलब क्या होता है कि जब कोई नया पर्सन आया उसको गाइड किया जाता है कि काम को आपको ऐसे करना है। इंस्ट्रक्ट करना क्या है, एक सिंपल बात बताना है, वे बताना है कि ये चीज़ है। इस गाइड में क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है। जैसे एक मदर अपने बच्चे को गाइड करती है, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को गाइड करती है, टीचर अपने स्टूडेंट को गाइड करता है, ठीक इसी तरह से सुपरवाइजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, गाइड करने की प्रोसेस को सुपरविजन क्या बोल देते हैं, सुपरविजन। तो ये भी डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहला काम कौन सा हुआ, सुपरविजन। सुपरविजन में क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ जो न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं, सुपरवाइजर उनको गाइड करते हैं। और ऐसा नहीं नए एम्प्लॉयज़ को गाइड किया जाता है, पुराने एम्प्लॉयज़ को भी टाइम टू टाइम गाइड किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, आपको पता है सुपरवाइज़र कौन से लेवल में आते हैं, लोअर लेवल में, उनके ऊपर मिडिल लेवल है, उनके ऊपर टॉप लेवल है। जो भी टॉप लेवल से इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या करते रहते हैं, इनके बारे में उनको कम्युनिकेट करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब क्या होता है, किसी को इंस्पायर करना अच्छे काम करने के लिए। अगर कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन निराश हो जाता है तो उसकी निराशा को दूर करना, या वो मैनेजमेंट के प्रति कुछ नेगेटिव बोलने लग जाते हैं तो उसको लीड करना, लीडर बन के काम करना, वो भी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो लीडर में क्या किया जाता है, लीडरशिप में इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोटिवेट। मोटिवेशन में क्या होता है, मोटिवेशन में भी क्या होता है कि पीपल्स को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। और कैसे मोटिवेट करते हैं, उनको इस तरह से कहा जाता है कि अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगी। इंसेंटिव कैसे, आपको 2 दिन का छुट्टी मिल जाएगी, या आपको बोनस मिल जाएगा, या दिवाली पे आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो मोटिवेशन के लिए कुछ इंसेंटिव्स होती हैं, वो होती हैं आपकी, एक होती है मोनेटरी और एक होती है नॉन मोनेटरी, ठीक है। मोनेटरी में तो क्या है, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। नॉन मोनेटरी में ये कह दिया जाता है कि आपको 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, आपको 4 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, या आपको दिवाली पे बोनस मिलेगा। बोनस किस फॉर्म में हो सकता है, बोनस एक फ़ोन दिया जा सकता है, कुछ इस तरह से मीन्स, या उनको कोई एक अच्छा रैंक दिया जा सकता है, उनको एक अच्छी हायर पोस्ट पे ले जाया जा सकता है। तो ये होती है नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स, या उनको पीएफ का बेनिफिट दिया जा सकता है। तो इस तरह की जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो मोनेटरी और नॉन मोनेटरी दोनों में, दोनों तरीकों से उनको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये था आपका फंक्शन नंबर 4। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है आपका कंट्रोलिंग। नेक्स्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्या करती है, कंट्रोल करती है, राइट। कंट्रोल कैसे करती थी, हमने बताया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जब जो भी प्लान करती है वो बाद में ये चेक करती है कि जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे वो हमें मिले या नहीं मिले। मीन्स जो डिज़ायर रिजल्ट थे, डिज़ायर रिजल्ट क्या थे हमारे, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करना, या टर्नओवर को 150 करोड़ करना। तो हमारे थे क्या, 80 यूनिट से, 80,000 यूनिट से हमने 1 लाख यूनिट पर जाना है। क्या वो हमारी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई, मीन्स जो एक्चुअल रिजल्ट है वो चेक करेंगे कि एक्चुअल रिजल्ट जो है डिज़ायर रिजल्ट्स के क्लोजर है या नहीं। अगर नहीं है, देखो ब्रिंगिंग का मतलब क्या है, और कंट्रोलिंग जो है साथ साथ चलती रहती है। जब भी प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं वो धीरे धीरे उसके साथ चलती रहती है। ऐसा नहीं कि वो एंड पे चेक करेंगे, वो धीरे धीरे चेक करते रहेंगे, जहां उनको कमी लगेगी उस कमी को दूर करेंगे। इससे कहा हुआ है ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिज़ायर रिजल्ट। अगर कंट्रोलिंग लास्ट में हो तो क्या आप लास्ट में 1 लाख यूनिट बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो इसलिए कहते हैं कंट्रोलिंग के अंदर क्या किया जाता है, एक्चुअल रिजल्ट्स को डिज़ायर रिजल्ट के पास लाने के लिए कोशिश की जाती है। और इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसको हम समझेंगे पॉइंट्स की हेल्प से। प्लानिंग के प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं।
फर्स्ट प्रोसेस का स्टेप आता है आपका सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है? जैसे मैंने आपको कंट्रोलिंग में बताया कि कंट्रोलिंग लास्ट में जाके नहीं होगी, टाइम टू टाइम जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो चेक करती रहेगी कि काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि अगर लास्ट में कंट्रोलिंग की जाएगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या सेट किया जाता है? उसके अंदर टाइम सेट किया जाता है कि इतने टाइम में इतने गुड्स बनने चाहिए। जैसे हमने 1 मंथ का टारगेट लिया या 2 मंथ का लिया, तो डेली जो उनका रिकॉर्ड है वो चेक किया जाएगा कि जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कैसे होते हैं आपके? टाइम स्टैंडर्ड हो सकता है कि इतने टाइम में कितने गुड्स बनने चाहिए, या रॉ मटेरियल कितना यूज़ होना चाहिए। सपोज करो 80 यूनिट्स बनानी है, 80 यूनिट्स कितने घंटे में बन जानी चाहिए? 4 घंटे में बन जानी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फिक्स हो सकता है। या फिर अगर हमने 80 यूनिट्स बनाई है तो उसमें जो है कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल की लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए? 50 यूनिट्स लगनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ जब गुड्स बना रहे हैं अगर 50 यूनिट्स से ज़्यादा लग रही हैं या 4 घंटे से 5 घंटे लग रहे हैं तो क्या किया जाएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फिक्स हुए तो उसके लिए हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी कि या 80 यूनिट्स बनाने में 50 यूनिट्स रॉ मटेरियल खर्च हुई, या फिर 80 यूनिट्स बनाने को 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा। सपोज करो टाइम कितना लगा? टाइम लगा 5 आवर्स, ठीक है, और रॉ मटेरियल की यूनिट्स कितनी लगी? 50 यूनिट्स थी लेकिन कितनी लगी? 60 यूनिट्स यूज़ हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा जो वर्क है इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा? एनालाइजिंग डेविएशंस। डेविएशंस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंसेस फाइंड आउट करना। क्या हुआ? डिफरेंस फाइंड आउट। अब डिफरेंस कितना पता लगा कि 10 यूनिट्स तो रॉ मटेरियल की ज़्यादा लगी हैं और 1 आवर भी ज़्यादा लगा है। तो ये डेविएशंस पता किए जाएंगे, डिफरेंसेस को फाइंड आउट किया जाएगा, उनके रीजंस को पता लगाया जाएगा। क्या पता लगाया जाएगा? रीजंस को। अब रीजंस जब फाइंड आउट किए, रीज़न में हमें ये पता लगा कि रॉ मटेरियल इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि रॉ मटेरियल की जो आप कह सकते हो कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या रॉ मटेरियल महंगा था, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि इस वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगी। ठीक है, और टाइम क्यों ज़्यादा लगा? टाइम का रीज़न ये हो सकता है कि शायद मशीन क्या थी? मशीन में प्रॉब्लम थी, मशीन प्रॉब्लम, इस वजह से टाइम लगा। या फिर रीज़न क्या हो सकता है टाइम ज़्यादा लगने का? एम्प्लॉयज़ क्या हों? एम्प्लॉय ऑन लीव हों, कि एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट नहीं थे, यानी कि स्टाफ की शॉर्टेज थी। अब जब ये रीज़न पता लग गया, उसके बाद जो लास्ट स्टेप आएगा आपका आएगा करेक्टिव एक्शन। अब हमें पता लगा कि रीज़न क्या था? मशीन प्रॉब्लम थी। तो मशीन को क्या किया जाएगा? करेक्टिव एक्शन के अंदर रिपेयर कराया जाएगा। मशीन को क्या कराया जाएगा? रिपेयर कराया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर एम्प्लॉयज़ छुट्टी पे तो हैं तो इस केस में क्या जाएगा? जो प्रेजेंट में एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ओवर टाइम करवा कर उनको एक्स्ट्रा सैलरी पे करके उस टारगेट्स को पूरा किया जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था प्लानिंग के कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है, मीन्स कैसे हम फीडबैक लेते हैं, फॉलो अप एक्शन होता है और काम को जो है यानी कि जो हमारे डिज़ायर रिजल्ट्स के नज़दीक हम अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को लेकर जाते हैं। और ये जो कंट्रोलिंग का काम है साल भर यानी कि जब तक हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो जाते तब तक चलता रहता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लें। किसी स्टूडेंट ने ये चैनल पहली बार देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के